महेश और मोहन जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत की, दोनों ही अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर क्यूरियस थे। मोहन सोशल मीडिया, न्यूज़, टिप्स, टेलीग्राम और दूसरों की एडवाइजिंग के जरिए अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेता था। वहीं महेश सुनता सबकी था, पर इन्वेस्टमेंट करते समय कंपनी के फंडामेंटल्स पर ज़्यादा ट्रस्ट करता था। महेश ने अपने दोस्त मोहन को भी समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने उसकी बात नहीं मानी। कुछ समय बाद मोहन को स्टॉक मार्केट में लॉसेस होने लगे, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके लॉसेस का क्या कारण है। वहीं महेश को स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे प्रॉफिट हो रहे थे। कुछ समय बाद मोहन महेश से मिलने गया और दोनों ने एक दूसरे को अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया। तब मोहन ने महेश से पूछा कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट इतनी अच्छी कैसे चल रही है, जबकि हमने एक साथ ही इन्वेस्टमेंट चालू की थी। महेश ने बताया कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ करता है और रेगुलरली ट्रेड पॉइंट की वीडियोस देखता है। तो इस कहानी से आप लोग समझ ही गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल एनालिसिस कितना ज़रूरी है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड पॉइंट। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फैक्टर की मदद से कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू या रियल वैल्यू का पता लगाना फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है। फंडामेंटल एनालिसिस में आप रेशोज को देखकर ये जान सकते हो कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। मेनली फंडामेंटल एनालिसिस की 3 प्रक्रिया होती है। पहला ओवरव्यू ऑफ कंपनी, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और तीसरा कंपनी के मैनेजमेंट और उसका एनालिसिस। ये 3 प्रक्रिया आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना होती है। कई बार आपको कंपनी के ओवरव्यू में ही कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाता है। कंपनी ओवरव्यू में आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, यानी कंपनी क्या सर्विस देती है या कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, पहले आपको इसकी जानकारी निकालनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मारुति सुजुकी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको इनकी कार्स के बारे में जानना होगा, और जिन लोगों के पास मारुति सुजुकी की कार्स है आपको उनसे कार और उसकी सर्विस के बारे में रिव्यू लेने होंगे। अगर आप उनकी कार्स यूज़ करते हो तो आपके पास भी अच्छी जानकारी हो सकती है, और ज़्यादा जानकारी जुटाने के लिए आप उनके शोरूम पर जाकर ये देख सकते हो कि वो कैसे काम करते हैं, और किसी एम्प्लॉय से भी कंपनी के बारे में जानकारी निकाल सकते हो। ओवरव्यू में आपको कंपनी का क्लाइंट बेस, यानी कंपनी के कस्टमर्स कौन है। फॉर एग्जांपल, मारुति सुजुकी का कस्टमर बेस मिडिल क्लास फैमिलियों से है। इंडिया में टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स में से 8 कार्स मारुति सुजुकी की है। ये कंपनी अपना ज़्यादातर रेवेन्यू इन टॉप बेस्ट सेलिंग कार से ही जनरेट करती है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये कंपनी कई सालों से मार्केट लीडर है और ऑलमोस्ट 42% का मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। वहीं अगर हम इसके पेयर्स और कंपेटिटर्स के बारे में बात करें तो टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा एक्सेट्रा है। इस प्रकार आपको कंपनी ओवरव्यू में यह पता लगाना होगा कि कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या है, कंपनी का क्लाइंट बेस क्या है, कंपनी की स्टेबिलिटी कैसी है, मतलब कंपनी क्राइसिस या बैड सिचुएशन में कैसे काम करती है, कंपनी का अपनी इंडस्ट्री में मार्केट शेयर कितना है, कंपनी के पीयर्स और कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। अब हम जानेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं। जॉन एंड मायर के अनुसार द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड अ समरी ऑफ accounts of business enterprise, the balance sheet reflecting the assets, liabilities and capitals as on certain date, an income statement showing the results and operations during a certain period. आसान भाषा में कहे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो की मदद से कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फंडामेंटल एनालिसिस का इम्पोर्टेंट पार्ट है। बैलेंस शीट कंपनी के आउटलाइंस,
लाइक एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी के बारे में जानकारी देती है। एसेट्स का मतलब है संपत्ति, यानी कोई ऐसी वस्तु या चीज जो कंपनीज को प्रेजेंट या फ्यूचर में पैसा कमाकर दे सके। एसेट्स को दो भागों में बांटा गया है, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट। कंपनी के लिए करंट एसेट्स उसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हो सकती है जिसे बेचकर वह एक साल में पैसा कमा सके। नॉन करंट एसेट्स का मतलब ऐसी संपत्ति जिसे बेचकर पैसे कमाने में एक साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड लगता हो, फॉर एग्जाम्पल कंपनी की प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है दायित्व, यानी कोई वस्तु या चीज जिसके लिए कंपनी को अभी या भविष्य में पैसा चुकाना पड़े। लाइबिलिटी को भी दो भागों में बांटा गया है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज यानी कोई ऐसी चीज या वस्तु जिसके लिए कंपनी को एक साल या उससे कम समय में पैसा चुकाना पड़े, जैसे वर्किंग कैपिटल के लिए लिया गया लोन या शॉर्ट टर्म बोरोइंग जिसका पेमेंट 12 महीनों के अंदर करना पड़े। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब ऐसी लाइबिलिटी जिसे चुकाने में एक साल से ज़्यादा का समय लगता हो, जैसे कि बैंक से लिया गया लोन या उसके द्वारा जारी किए गए डिबेंचर्स जिसके लिए उसे लंबे समय तक ब्याज के साथ पैसा वापस देना होता है। इक्विटी वह लाइबिलिटी होती है जो शेयर होल्डर्स को दी जाती है, इसलिए उसे शेयर होल्डर्स फंड भी कहा जाता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। अब हम प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें कंपनी के रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताता है। इसे इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। रेवेन्यू यानी वह पैसा जो कंपनी अपने बिजनेस से कमाती है। इसको दो भागों में बांटा जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कंपनी जो पैसा कमा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मारुति सुजुकी की बात करें तो जो पैसा वो कार्स को बेचकर कमा रही है उस पैसे को हम कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह सकते हैं। अदर इनकम में जो पैसा कंपनी अदर सोर्सेज से कमाती है उसे हम कंपनी की अदर इनकम कह सकते हैं। अदर सोर्सेज यानी कि वो सोर्स जो कंपनी की मेन बिजनेस का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी अपनी कोई प्रॉपर्टी प्रॉफिट में बेचती है तो वो प्रॉफिट कंपनी के अदर इनकम में इंक्लूड होगा। एक्सपेंसेस, एक्सपेंस वह पैसा होता है जो कंपनी रेवेन्यू जनरेट करने में खर्च करती है। एक्सपेंसेस कई प्रकार के हो सकते हैं और ये सेक्टर टू सेक्टर वेरी करते हैं। अब हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें कंपनी के चल रहे ऑपरेशंस और एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट सोर्स से आने वाली इनकम के बारे में बताता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें कंपनी के इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बताता है, जिससे हम कंपनी के कैश और कैश इक्विवेलेंट के बारे में पता लगा सकते हैं। आप लोगों के दिमाग में ये सवाल तो आया ही होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से कैसे अलग है, तो आइए हम इसे भी समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको कंपनी के टोटल रेवेन्यू के बारे में बताता है, वहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको एक्चुअल कैश अर्निंग के बारे में बताता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेहतर ढंग से समझने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए एक बेहतरीन टूल है। अब हम जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। कंपनी मैनेजमेंट को फंडामेंटल एनालिसिस का बैकबोन माना जाता है। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, यानी जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं उनका एजुकेशन, उनका हिस्टोरिकल डाटा, पहले वो जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी का डाटा, या कंपनी में मैनेजमेंट बार बार चेंज तो नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें आपको कंपनी मैनेजमेंट में चेक करना होगी। क्योंकि अगर
कंपनी मैनेजमेंट ठीक नहीं हुआ तो आपको कंपनियों की यस बैंक जैसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। कंपनी नंबर्स, क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट्स, इन सभी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। मतलब अगर कंपनी का मैनेजमेंट ठीक नहीं हुआ तो आपके सामने कंपनी का गलत डाटा भी आ सकता है। यस बैंक के शेयर होल्डर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। उसके मैनेजर्स की वजह से शेयर होल्डर्स को भारी लॉसेस हुए क्योंकि कंपनी ने अपने एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के गलत नंबर शेयर होल्डर्स को बताए थे। और जब आरबीआई ने यस बैंक पर इन्वेस्टिगेशन की तब आरबीआई की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कंपनी के प्रमोटर्स ने एनपीए के गलत नंबर्स बताए हैं, जबकि यस बैंक का एमपीए नंबर से कई ज़्यादा था। तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस में ये ध्यान रखना होगा कि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा हो और मार्केट में अच्छी रेपुटेशन हो और कंपनी बार बार अपना मैनेजमेंट चेंज तो नहीं कर रही, और अगर कर रही है तो इसके पीछे क्या कारण है। इन सारी बातों को ध्यान रखना होगा। कंपनी के मैनेजमेंट का एनालिसिस करने के लिए कोई रेशो या शीट नहीं होती है, यह आपको खुद करना होगा। कुछ तरीके हैं जिनसे आप कंपनी के मैनेजमेंट को कुछ हद तक समझ सकते हो, और ये ज़रूरी भी है। आप कंपनी के मैनेजमेंट का एनालिसिस करने के लिए मैनेजमेंट का इंटरव्यू देख सकते हो। आप कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो। आप कंपनी के बोर्ड मेंबर्स की लिंक्डइन प्रोफाइल्स भी चेक कर सकते हो, और ये सारा डाटा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हमने फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में समझा। आगे हम इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में भी कवर करेंगे। ऐसी ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ट्रेड पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो पे अपने लाइक और कमेंट के साथ हमारा सपोर्ट करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। हम जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।